वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वाटर इन एटमॉस्फेयर। इसमें हमने ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए रेनफॉल, जिसमें हमारे लिए साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल, टेम्परेट साइक्लोन्स ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम बेसिक देखें तो वाटर कैसे सर्कुलेट होता है। अगर वाटर लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में आ रहा है तो उसको हम इवेपोरेशन बोल देते हैं। और अगर वापस गैसियस फॉर्म में, गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो उसको हम कंडेंसेशन बोल देते हैं। गैसियस फॉर्म का मतलब क्या है कि वाटर वेपर की फॉर्म। और अगर इस गैसियस फॉर्म से वाटर जो होता है वो डायरेक्टली आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो अगर कोई ये रीजन का कोई भी एरिया है, ये कॉन्टिनेंटल एरिया है और ये कोई ओशनिक एरिया है, ओशनिक एरिया से क्या होगा, इवेपोरेशन होगी, मतलब कि वाटर लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर गैसियस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ऐड होंगे। सेम कॉन्टिनेंट से कैसे होगा एक्सचेंज वाटर का, कि कॉन्टिनेंट में जो ट्रीज़ और प्लांट्स होंगे उसमें क्या होगी, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होगी। अब ट्रांसपीरेशन भी एक इवेपोरेशन की प्रोसेस ही है, बस इसमें क्या हो रहा है कि जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है वो प्लांट्स के लीव्स से इवेपोरेट हो रहा है, तो वो भी अब एटमॉस्फेयर में वाटर ऐड हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो अब क्या हुआ, इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपीरेशन क्या है, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जो कन्वर्ट होगा वाटर उसको हम इवेपोरेशन बोलेंगे। तो उस गैसियस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। ऐसे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ऐड हो रहे हैं। अब जो इवेपोरेशन होगी वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले तो क्या कि टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। अब ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर कॉन्टिनेंट वाला एरिया होगा तो एक पानी का सोर्स भी तो होना चाहिए ना। तो कॉन्टिनेंट में चाहे जितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिनेंट में इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इवेपोरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक वाटर सोर्स का होना। तो ओशनिक सरफेस पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगी जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा। देन सेकंड है कि प्रेशर का कम होना। ये तो टेम्परेचर का रिवर्स ही है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर कम है तो उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। देन ये थर्ड फैक्टर इंपॉर्टेंट है, विंड की स्पीड। विंड की स्पीड इवेपोरेशन से कैसे रिलेटेड है कि मान लीजिए अगर इवेपोरेट होके जो वाटर वेपर हैं वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहे हैं, वाटर वेपर तो ऐड हो रहे हैं, जितनी भी ज़्यादा कोई एयर पार्सल है, कोई एयर मास है, उसमें वाटर वेपर क्या हो रहे हैं, इस एयर मास में वाटर वेपर ऐड हो रहे हैं। तो क्या रहा, ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब ये और ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाएगा एयर मास, तो इस एयर मास को हम क्या बोलेंगे कि अब सैचुरेट हो चुका है। तो इन केस विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी, विंड स्पीड इस सैचुरेटेड एयर मास को इस जगह से रिप्लेस कर देगी, इसको तो आगे मूव कर देगी। तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए एक और अनसैचुरेटेड एयर मास इस जगह पर आ जाएगा। अब उसके पास वाटर वेपर की जो अमाउंट है वो कम है, तो जब विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एक सैचुरेटेड वो एयर मास को अनसैचुरेटेड एयर मास ने रिप्लेस कर दिया। अब उसके पास क्योंकि और ज़्यादा वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, तो इसलिए इवेपोरेशन से जितने भी ज़्यादा वाटर वेपर आएंगे वो उनको एब्जॉर्ब कर पाएगा वो एयर मास। तो इसलिए जब भी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो उस केस में भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अब इवेपोरेशन के बाद मॉइस्चर ऐड हो गया तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या आती है, ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी भी दो टाइप की हो सकती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब इस ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि डैम्पनेस कितनी है एटमॉस्फेयर में। अब इसका भी मीनिंग क्या है कि वाटर वेपर की अमाउंट कितनी है। इस डैम्पनेस का मतलब ही है कि वाटर वेपर कितने हैं, जितने ज़्यादा वाटर वेपर होंगे उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। अब ह्यूमिडिटी का दो टाइप हो सकते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है कि एक्चुअल अमाउंट कितनी है, कि जो वाटर वेपर एयर पार्सल में ऐड हो रहे हैं उनकी एक्चुअल अमाउंट कितनी है। ये हर एक टाइम पर चेंज हो सकती है, हर एक जगह पर चेंज हो सकती है। जैसे कि दोपहर के टाइम पर जो इवेपोरेशन होगी वो ज़्यादा होगी, तो जो अमाउंट होगी एयर पार्सल में वाटर वेपर की वो भी ज़्यादा होगी। अब ऐसे ही अगर हम पोलार एरिया की साइड देखें तो वहाँ पर तो इवेपोरेशन बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, नेग्लिजिबल है। तो वहाँ पर जो एयर पार्सल्स होंगे उनके पास वाटर वेपर को रिटेन करने की कैपेसिटी भी बहुत कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर पर उतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगी
कैसे? क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि कोई लैंड वाला एरिया है, अगर कोई कॉन्टिनेंटल एरिया है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके पास कोई वाटर सोर्स है नहीं। अगर वाटर सोर्स नहीं है तो अगर इस कॉन्टिनेंटल एरिया से इवेपोरेशन हो भी रही है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू इवेपोरेशन हो रही है, तो वो उतने ज़्यादा वाटर वेपर एयर पार्सल में ऐड नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसके पास कोई वाटर सोर्स नहीं है। तो इसलिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। इसका बस इतना ही मीनिंग है कि एक्चुअली में उस प्रेजेंट टाइम में कितने ज़्यादा वाटर वेपर उस एयर पार्सल में अवेलेबल हैं। इसको हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करते हैं क्योंकि वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी होगी। तो जो नेक्स्ट इसकी टाइप आती है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये रेशो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर पार्सल। इसका क्या मतलब है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो हमने देख लिया कि एक्चुअल में किसी एयर पार्सल में कितनी ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर अवेलेबल है। तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी एयर पार्सल में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो वाटर वेपर को होल्ड करके अपने पास रख सकता है ताकि वो नीचे फॉल ना करें, वो प्रेसिपिटेट ना करें। जब तक जितनी ज़्यादा अमाउंट में ये वाटर वेपर को होल्ड करके रख पाएगा उतनी ही ज़्यादा इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। अब अगर ये कोई एयर पार्सल है, इसके पास ये अमाउंट है वाटर वेपर की, तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करेगी। कैसे? क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर हमें क्या पता है कि चीज़ें एक्सपैंड करती हैं, तो इट मीन्स वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। अब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा, तो उसमें वाटर भी वेपर भी तो ज़्यादा ऐड हो पाएंगे ना। तो इसलिए जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, वाटर वेपर को ऐड करने की जो कैपेसिटी होगी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली इन्वर्स होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पर, तो इट मीन्स जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसीलिए ही तो जब हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है हाइट के साथ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% तक पहुंच जाती है ज़्यादा हाइट पर, तो तब रेनफॉल होती है। इसीलिए ही जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो एक मेजर है ये पता करने का कि क्या रेनफॉल होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ने तो हमें ये बता दिया बस कि कितने अमाउंट में वाटर वेपर अवेलेबल हैं, लेकिन वो वाटर वेपर अर्थ की सरफेस पर फॉल करेंगे या नहीं वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनका साइज़ कितना ज़्यादा है। उनके अगर तो उनके पास इतना ज़्यादा साइज़ है कि वो वाटर को होल्ड करके रखे जा रहे हैं, तो वो जितना भी अमाउंट में ज़्यादा वाटर वेपर हो लेकिन वो अर्थ पर तो नहीं आ पाएंगे। और अगर वो प्रेसिपिटेट नहीं करेंगे, इट मीन्स कि वो रेनफॉल की फॉर्म में अर्थ पर नहीं आएंगे। तो लेकिन जब हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी 100% तक पहुंच जाएगी, तब हमें पता चलेगा कि क्या रेनफॉल होगी या नहीं होगी। क्योंकि जब 100% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच जाएगी तो जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी क्लाउड में रह ही नहीं जाएगी। क्योंकि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के। तो जितनी ज़्यादा फिर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वो उतना ज़्यादा जल्दी वो क्लाउड प्रेसिपिटेट करेगा और उतनी जल्दी रेनफॉल होगी। इसीलिए रेनफॉल कैसे पता चलती है हमें कि क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है या नहीं, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सिर्फ हमें इतना बताएगी कि उस पर्टिकुलर एयर पार्सल में कितनी अमाउंट में वाटर वेपर अवेलेबल हैं। तो उसके बाद क्या आता है हमारा कंडेंसेशन। अब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, मॉइस्चर में की वजह से ह्यूमिडिटी आ रही है, तो ह्यूमिडिटी के बाद क्या प्रोसेस होगी नेक्स्ट? कंडेंसेशन। क्योंकि ह्यूमिडिटी तक तो जो वाटर वेपर हैं वो गैसियस फॉर्म में ही हैं। अगर गैसियस फॉर्म में है तो वो तो फ्री एयर में हैंग करते रहेंगे, वो तो फॉल करेंगे ही नहीं। फॉल तो वो तब करेंगे जब वो लिक्विड फॉर्म में आएंगे, और लिक्विड फॉर्म में कब आएंगे? जब उनकी कंडेंसेशन होगी। क्योंकि कंडेंसेशन का मीनिंग है वाटर वेपर का गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना। सो नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वाटर वेपर का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना या वाटर में कन्वर्ट होने को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा कंडेंसेशन की प्रोसेस उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी।
अब कंडेंसेशन की भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि ड्यू, फ्रोस्ट, फॉग, मिस्ट, हेज और क्लाउड्स। सबसे पहले अगर हम ड्यू देखें, ड्यू का क्या था कि पहले मैंने क्या बताया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, तो एयर क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। 100% होने का मतलब कि वो और ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर पाएगी, तो अब वो अर्थ पर फॉल करेगी। तो जिस जिस टेम्परेचर पर ये जो एयर पार्सल था उसकी ह्यूमिडिटी 100% हो गई, या फिर वो एयर पार्सल सैचुरेट हो गया, उस टेम्परेचर को हम ड्यू पॉइंट बोलेंगे। और जब ड्यू कब बनेगी, ये कंडेंसेशन की फॉर्म ड्यू कब बनेगी, जब ये जो ड्यू पॉइंट होगा ये फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जब ड्यू पॉइंट इस 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे जो वाटर वेपर होंगे वो जिस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे उस लिक्विड फॉर्म को हम ड्यू बोलेंगे। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये जो लिक्विड फॉर्म में कंडेंस होंगे वाटर वेपर, वो फ्री एयर में हैंग नहीं करने चाहिए, वो सॉलिड सरफेस पर होने चाहिए। अब ये सॉलिड सरफेस कौन सी हो सकती है, जैसे कि लीफ हो सकते हैं, ग्रास हो सकते हैं। तो इन सॉलिड सरफेस पर जब कंडेंस होगा मॉइस्चर लिक्विड फॉर्म में, जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट जो होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम ड्यू बोलेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रोस्ट जो होगा वो ड्यू पॉइंट का, जब ड्यू का वो रिवर्स होगा, जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। हमें ये पता है कि आइस कब बनती है, कब बनती है, जब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम पोलर एरियाज को देखें तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, -15 डिग्री, -5 डिग्री, माइनस में टेम्परेचर रहता है वहाँ पर। तो इट मीन्स जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा, जब ड्यू पॉइंट जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा, तो जो वाटर वेपर होंगे वो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, सब्लिमेशन। तो जब भी सब्लिमेशन होगी तब वो जो वाटर वेपर होंगे वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सॉलिड फॉर्म कौन सी होगी, आइस क्रिस्टल्स की, इसी को ही हम फ्रोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फॉग का मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, बहुत ही डिटेल में कवर करा हुआ है। इसका लिंक भी मैं पिन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ ये एक ग्राउंड क्लाउड बोलते हैं इसको। विजिबिलिटी इसकी 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर से कम रहती है। फॉग के साथ ही स्मोक पॉल्यूशन रिलेटेड है, जो कि करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और फॉग किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर इन्वर्जन के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी करवा दिया हुआ है। अब मिस्ट भी एक ग्राउंड लेवल का क्लाउड है, एक फॉग की ही फॉर्म है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो इसकी विजिबिलिटी है वो अप टू 1000 मीटर तक रहती है, मतलब कि 1 किलोमीटर तक इसकी विजिबिलिटी हो सकती है फॉग के केस में, क्योंकि एक पोल्यूशन है, स्मोग इससे बनती है, तो इसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मिस्ट होता है उसमें मॉइस्चर की जो अमाउंट रहती है वो फॉग से ज़्यादा होती है, इसीलिए तो जो फॉग होती है वो आगे पोल्यूशन का भी सोर्स बन जाती है, लेकिन मिस्ट जो होती है वो पोल्यूशन का सोर्स नहीं बनती है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्या होता है, मॉइस्चर ही होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा हेज़ भी एक कंडेंसेशन की ही फॉर्म है। बस हमने कभी कभी सुना है ना कि इन्वायरमेंट या फिर एटमॉस्फेयर बहुत हेजी सा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ पर होता है, ये भी एक पोल्यूशन की ही फॉर्म है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ के पास ये ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर स्मोक होती है, डस्ट होती है। तो अगर उस एरिया में कुछ टाइनी अमाउंट है वाटर वेपर की, कुछ टाइनी सी अमाउंट है, तो वो वाटर वेपर क्या करेंगे, स्मोक और डस्ट के अराउंड ही कंडेंस हो जाएंगे। तो उस एरिया में जो इन्वायरमेंट होगा वो एटमॉस्फेयर हेजी सा बन जाएगा, उसको हम हेज बोलते हैं। इसमें प्रेसिपिटेशन का कोई सोर्स नहीं है ये, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है इसमें लेस देन 75% रहती है। और प्रेसिपिटेट कब होता है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी वो 100% तक पहुंच जाएगी, या फिर जो एयर पार्सल होगा वो सेचुरेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड भी कंडेंसेशन का ही फॉर्म है। इस डेफिनेशन को आप एज इट इज़ मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दैट व्हेन कंडेंस्ड टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर आर टू स्मॉल टू फॉल एज रेन और स्नो, सो दे हैंग इन फ्री एयर और फ्लोट एज क्लाउड्स। इन्हीं को हम क्लाउड्स बोल देते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जो टाइनी जो वाटर वेपर होंगे एटमॉस्फेयर में, अब ये हाइट पर है। क्लाउड क्या था, जो फॉग क्या था, वो एक ग्राउंड क्लाउड था, मतलब कि जो क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही थी वो ग्राउंड के पास हो रही थी। और जो हमारे जो नॉर्मल क्लाउड्स हैं वो क्या होते हैं, वो हाइट पर होते हैं। हाइट मतलब कि वो फ्री एयर में है, हाई हाइट पर। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो वाटर वेपर हैं वो इतने ज़्यादा अभी स्मॉल हैं
कि वो ना तो वो रेन की तरह प्रेसिपिटेट हो पाएंगे, ना ही वो एज स्नोफॉल प्रेसिपिटेट करेंगे, बस वो फ्री एयर में हैंग करते रहेंगे। अगर वो फ्री एयर में हैंग करते रहेंगे तो जो हमें फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्लाउड्स बोलेंगे। मतलब कि क्लाउड्स एक वाटर वेपर ही है, और जब ये वाटर वेपर कंडेंस होंगे, कंडेंस होके इनका साइज जब वाटर वेपर का इंक्रीज हो जाएगा तब ये वाटर वेपर प्रेसिपिटेट करेंगे। और जो रेनफॉल है वो एक प्रेसिपिटेशन की ही टाइप है। रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन सेम नहीं है, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन की एक टाइप है। अब क्लाउड्स का आगे फर्दर टाइप्स हैं इसकी, हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड, लो क्लाउड्स एंड ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट वाले क्लाउड। सी इनका कोई लॉजिक नहीं है सच कि हाँ ये ज़्यादा हाइट पर क्यों बन रहे हैं या फिर लो हाइट पर क्यों बन रहे हैं। ये ऐसा सच ही इनको याद रखने वाले पॉइंट्स हैं ये, कि हाँ आपको इनको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सीरस, बस इनके मीनिंग्स बता सकते हैं। अगर एक ओवरऑल इनकी अम्ब्रेला टर्म देखें तो वो क्या आते हैं, क्लाउड्स 4 टाइप के आते हैं। सीरस का मतलब है कि उनकी फैदरी लुक है, इस टाइप की लुक है उनकी। और दूसरे आते हैं स्ट्रेटस का मीनिंग ही लेयर होता है, तो जो क्लाउड्स लेयर की फॉर्म में होंगे उनको हम स्ट्रेटस बोलेंगे। देन निम्बस का मीनिंग होता है डार्क और ग्रे कलर वाले, तो जितने भी जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होंगे उनको हम निम्बस बोलेंगे। देन उसके बाद आते हैं क्यूमुलस का मतलब होता है कि एक कॉटन या फिर वूल शेप का बंडल, तो जो उस शेप में होंगे उनको हम क्यूमुलस क्लाउड्स बोलेंगे। तो अगर अपीयरेंस के बेस पर अब इनकी ये एक ओवरऑल डिवीजन है, स्ट्रेटस, निम्बस और देन सीरस और क्यूमुलस। इनको हमने फर्दर डिवाइड करा हुआ है कि हाई क्लाउड्स, मीडियम क्लाउड्स, लो क्लाउड्स और ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट क्लाउड्स, क्योंकि इनको हमने ऑल्टीट्यूड के बेस पर करा हुआ है। जैसे कि सबसे ज़्यादा हाइट के क्या होते हैं, सीरस क्लाउड्स। इनकी हाइट कितनी रहती है, 20 to 40,000 फीट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस से, ग्राउंड के लेवल से 20 to 40,000 फीट तक जिनकी हाइट रहेगी उनको हम बोलेंगे सीरस क्लाउड्स। अब सीरस क्लाउड्स की भी फर्दर अगर हम डिवाइड करें, पहले तो सीरस क्लाउड्स सिंपल, तो इनको हम मेयर्स टेल बोलते हैं सीरस क्लाउड्स को। स्मॉल फैदरी क्लाउड्स होते हैं ये, जैसे ये रहा, ये सीरस क्लाउड्स हैं। इस डायग्राम को आप एक बार देख सकते हो। इन क्लाउड्स का मतलब क्या है कि वेदर अभी बहुत क्लियर है, फेयर वेदर है, सनसेट भी बहुत ज़्यादा है। देन अगर इसको हम सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स बोलें, ये भी हाई क्लाउड्स होते हैं, सीरो क्यूमुलस। सीरस का मतलब क्या था, सीरस का मतलब था कि फैदरी शेप थी, क्यूमुलस का मतलब था कि एक कॉटन या वूल शेप में होंगे। तो जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरो क्यूमुलस। अब ये रिपल की फॉर्म, जो क्लाउड्स होंगे उनमें रिपल्स जैसे बनेंगे। देन आते हैं सीरो स्ट्रेटस, मतलब कि ये सीरस क्लाउड्स होंगे लेकिन लेयर फॉर्म में होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है मीडियम क्लाउड्स, जो कि 7 to 20,000 फीट तक होंगे। मीडियम को ऑल्टो बोल देते हैं, जो ऑल्टो क्यूमुलस हो गए और या फिर ऑल्टो स्ट्रेटस होंगे। बस इनकी डिवीजन है, 4 हमें मेन चीज़ें याद रखनी है कि क्यूमुलस का मतलब है जो वूलन शेप होंगे, वूल के जब बंडल शेप के होंगे, जो स्ट्रेटस होंगे वो लेयर शेप के होंगे, और जो सीरस होंगे वो होंगे फेदर शेप के, और जो निम्बस होंगे वो होंगे डार्क और ग्रे कलर के क्लाउड्स, जिनको हम रेन बियरिंग क्लाउड्स भी बोलते हैं। बस इनको आपको ना बस ऐसे याद रखना होगा, बस इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि जो लो क्लाउड्स होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रेटो क्यूमुलस स्ट्रेटस क्लाउड्स हो गए, निम्बो स्ट्रेटस। और जो ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, मतलब कि जिनकी हाइट का हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है, उनकी कोई डेफिनेट हाइट नहीं है, कितनी भी हाइट उसकी हो सकती है, इनको हम हीप क्लाउड्स भी बोलते हैं। अब ये क्या हो सकते हैं, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है क्यूमुलोनिम्बस, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही रेनफॉल, जो टोरेंशियल रेनफॉल, जो इंटेंस रेनफॉल होती है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से ही होती है। ओके, तो नेक्स्ट अब हमने क्या देख लिया, इस डायग्राम को आप एक बार देख सकते हो। अब हमने देख लिया कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। क्लाउड्स का मतलब था कि जो वाटर वेपर थे अभी उनका साइज़ जो है वो छोटा है, इसलिए वो फ्री एयर में ही हैंग कर रहे हैं, अभी तक वो नीचे फॉल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे वाटर वेपर का उनका साइज़ कंडेंस होके उन लिक्विड ड्रॉपलेट्स का टाइनी कंडेंसेशन के बाद क्या हुआ, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन चुके हैं। जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का जो साइज़ होगा, इन ड्रॉपलेट्स का जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इनका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। वेट इंक्रीज़ हो गया तो इट मीन्स कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर ये फॉल करेंगे। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो फॉल करेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। अब प्रेसिपिटेशन की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि स्नो,
हेल, स्लीट और रेनफॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए साइक्लोन्स, जिसको हमने डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले अगर हम प्रेसिपिटेशन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो ड्रॉपलेट्स होंगे उनका साइज़ ग्रो कर जाएगा, वेट इंक्रीज होगा और वो प्रेसिपिटेट करेंगी। अब प्रेसिपिटेशन जो होगी वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है और वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। लिक्विड फॉर्म का तो हमें पता ही है कि जो सिंपल रेनफॉल होगी उस केस में जो ड्रॉपलेट्स होंगे उनका जो साइज़ होगा 0.2 to 6 मिलीमीटर तक रहेगा। जो सॉलिड फॉर्म की प्रेसिपिटेशन होती है उसको हम स्नोफॉल बोलते हैं, हेल स्टॉर्म्स या फिर स्लीट। सबसे पहले तो स्नो का मैंने ऑलरेडी भी बताया था कि जैसे पोलर एरिया को हम दिमाग में रख सकते हैं कि पोलर एरियाज़ में जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, और अगर माइनस में टेम्परेचर होगा फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा तो उस केस में जो कंडेंसेशन होगी वो डायरेक्टली क्या होगी, उस केस में सब्लिमेशन होगी बेसिकली, कि जो वाटर वेपर होंगे वो डायरेक्टली आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस केस में हम जो प्रेसिपिटेशन होगी वो स्नोफॉल की फॉर्म में होगी। देन आता है नेक्स्ट हेल क्या है कि स्टार्टिंग में जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में अभी तक जो है वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो चुके हैं, नीचे उन्होंने फॉल करना स्टार्ट करा है, लेकिन उनको अगर रास्ते में कोई कोल्ड लेयर मिल गई, यहाँ पर टेम्परेचर कम था, तो उस कोल्ड लेयर में आकर वो क्या हो जाएंगे, वो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको कम टेम्परेचर मिल गया। तो अब ये जो आइस क्रिस्टल्स होंगे राउंड शेप में अर्थ पर प्रेसिपिटेट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे हेल स्टोर्म। देन नेक्स्ट आता है स्लीट जो आता है वो मिक्सचर होता है रेनफॉल का और स्नो का। ये ऐसा कैसे है, क्योंकि जो क्लाउड्स, इसमें क्या डिफरेंस है कि जो क्लाउड्स में ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाइट था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, तो क्लाउड्स में ही आइस क्रिस्टल्स, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बन चुके हैं। ये क्लाउड्स ही आइस क्रिस्टल्स हैं, आइस क्रिस्टल्स के क्लाउड हैं। तो जब ये नीचे फॉल करना स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर अगर कम हुआ, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हुआ तो क्या करेंगे, ये आइस क्रिस्टल्स मेल्ट कर जाएंगे, तो इट मीन्स ये लिक्विड की फॉर्म में आ गए। लेकिन फिर से अगर कोई ऐसी लेयर आ गई जब इनका टेम्परेचर कम हो गया, तो ये क्या करेंगे, रीफ्रीज कर जाएंगे, रीफ्रीज होके तो ये आइस की फॉर्म में अर्थ पर प्रेसिपिटेट करेंगे, जिसको हम स्लीट बोलेंगे। इट मीन्स कि पहले तो लिक्विड फॉर्म थी, देन उसके बाद जो थी वो स्नो फॉर्म थी। तो जो स्लीट होगी वो क्या होगी, वो मिक्सचर होगी रेनफॉल का और स्नो का। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज़ रेनफॉल। रेनफॉल जो होती है वो 3 टाइप की हो सकती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल और ओरोग्राफिक, जिसको हम रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं। देन उसके बाद आती है साइक्लोनिक रेनफॉल। सबसे पहले तो कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करें तो ये कन्वेक्शन करंट्स से रिलेटेड है। कन्वेक्शन करंट से जो रिलेटेड होगी तो इट मीन्स ये इंटेंस हीटिंग से रिलेटेड होगी। जैसे हम मैग्मा चैम्बर को याद कर सकते हैं, मैग्मा चैम्बर में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर कन्वेक्शन करंट्स बन रही हैं। अब वो कन्वेक्शन करंट्स कैसे बन रही थी, क्योंकि मैग्मा चैम्बर में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, हीटिंग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थी। तो जिन एरियाज़ में, जो एरियाज़ इंटेंसली हीटेड होंगे, जिन एरियाज़ में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा, उन एरियाज़ में कन्वेक्शन करंट्स की फॉर्म होगी। दैट इज़ उन एरियाज़ में जो एयर फ्लो करेगी वो राइज करेगी, एयर अपवर्ड मूव करेगी कन्वेक्शन करंट्स की फॉर्म में। तो उन एरियाज़ में जो रेनफॉल होगी उसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलेंगे। अब ये कहाँ पर कॉमन है, ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में कॉमन होगी, और सेकंड ये इक्वेटोरियल रीजन्स में कॉमन होगी। अब ये इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर ये कोई हीटेड सरफेस है, लैंड सरफेस है, ये कोई, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर गया, तो साथ में ही इसके पास कोई वाटर सोर्स भी था। वार्म एयर यहाँ से पास करेगी, वार्म एयर अगर यहाँ से पास करेगी तो वो क्या करेगी, अपने साथ मॉइस्चर भी कलेक्ट कर लेगी, इस वाटर सरफेस से वो मॉइस्चर कुछ कलेक्ट कर लेगी। अब जब वो लैंड की साइड मूव करना स्टार्ट करेगी तो इसको यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई मिल गया। अगर इसको यहाँ पर टेम्परेचर हाई मिल गया तो इट मीन्स ये एयर क्या करेगी, राइज करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये वार्म एयर, जैसे ये वाटर वेपर ऊपर राइज करेंगे तो क्या करेंगे, ये राइज करके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेंगे। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनमें थंडरस्टॉर्म भी होता है, इनमें लाइटनिंग भी होती है, ये डार्क और ग्रे कलर के होते हैं। तो यहाँ पर क्या करा, इन वाटर वेपर ने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर दी, क्योंकि इनके पास टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था। तो अब क्या हुआ, एक्सपैंड करी थी एयर, टेम्परेचर ऊपर, हाइट इनकी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स हैं वो मैंने क्या बताया था, इस
इस डिवीजन में हमने क्या देखा था, ये ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट के क्लाउड्स हैं, मतलब कि इन क्लाउड्स में जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर हाइट बहुत ज़्यादा है तो ये रैपिडली वहाँ यहाँ पर क्या होगी, कूलिंग होगी, रैपिडली कूलिंग होगी तो कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा होगी। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंडेंसेशन हो रही है तो इट मीन्स कि जो वाटर वेपर होंगे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में लिक्विड या ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे, और इन क्लाउड्स में इतना ज़्यादा वाटर वेपर ऐड हो जाएगा, इतनी ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाएगी कि ये जो एयर होगी वो, ये जो क्लाउड्स होंगे वो क्या करेंगे, कर जाएंगे, सेचुरेशन हो जाएगा, इनका सेचुरेशन हो जाएगा तो मतलब क्या है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो 100% रीच कर जाएगी। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% रीच करेगी तो एक टोरेंशियल रेनफॉल होगी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल होगी, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होगी। अब क्या ये रेनफॉल जो होगी वो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि इससे रन ऑफ होगा, इससे बस क्या होगा, इससे रन ऑफ होगा वाटर का। और अगर वाटर का रन ऑफ होता है किसी भी केस में तो जो वाटर होगा वो अर्थ की सरफेस में सीप डाउन या फिर परकोलेट नहीं कर पाएगा, और वाटर अगर परकोलेट नहीं करेगा तो वो एग्रीकल्चर के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो ही नहीं सकता। तो ये था, ये हमारी थी कन्वेक्शनल रेनफॉल। देन नेक्स्ट आती है ओरोग्राफिक और रिलीफ रेन। इसमें क्या है कि जो मॉइस्ट एयर है, जिसमें मॉइस्चर है, जिस एयर में मॉइस्चर है, वो एक माउंटेन के साइड, माउंटेन बैरियर की साइड जो है वो राइज कर रही है, और जो जिस साइड में रेनफॉल होगी, जिस साइड में विंड फ्लो करेगी उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जिस साइड में रेनफॉल नहीं होगी उसको हम बोलेंगे लीवर्ड साइड। इसमें क्या होता है कि अगर ये कोई माउंटेन है, इस माउंटेन में क्या है, साथ में क्या है, कोई वाटर सोर्स, जो एयर थी उसने यहाँ पर मॉइस्ट बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस एयर ने मॉइस्चर कलेक्ट करा। अब सामने क्या आ गया, सामने एक माउंटेन का बैरियर आ गया, तो इसके साथ ये राइज करेगी, इसके साथ अगर ये स्ट्राइक करी तो स्ट्राइक करके इसको, इसकी मूवमेंट के लिए तो इसको एक अपवर्ड डायरेक्शन ही मिलेगी ना, तो ये क्या करेगी, ये राइज करना स्टार्ट करेगी। फिर से यहाँ पर इसने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन करी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई तो इस साइड में, जिस साइड में विंड का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा था उस साइड में क्या हुआ, हैवी रेनफॉल होगी। तो ये वाला साइड कौन सा हो गया, विंडवर्ड साइड, क्योंकि विंड की जो अपवर्ड, जिस साइड में अपवर्ड मूवमेंट हो रही थी उसी साइड में ही हैवी रेनफॉल हो गया। प्रोसेस सेम है, कंडेंसेशन हो रही है, कूलिंग हो रही है, सैचुरेट होके रेनफॉल हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये एक माउंटेन बैरियर के साइड है, ये जो क्या है, ये एक लैंड का एक रिलीफ फीचर है, और अगर लैंड का रिलीफ फीचर है तो इसी वजह से ही इसको रिलीफ रेन बोलते हैं। इस केस में क्या था कि एटमॉस्फेयर में जो था अपवर्ड मूवमेंट हो रहा था एयर का कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू, इसीलिए इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोल रहे थे। अब क्या हुआ, इस साइड तो विंडवर्ड साइड तो रेनफॉल हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही ये जो एयर होगी इसने डिसेंड करना स्टार्ट करा, इस डायरेक्शन में इसने डिसेंड करना स्टार्ट करा, तो क्या हो, अब ये नीचे आ रही है तो यहाँ पर इसको हाई टेम्परेचर मिलेगा। जैसे जैसे ये डिसेंड करेगी तो इसकी तो इस साइड में रेनफॉल हो चुका है, इसका मॉइस्चर ऑलरेडी कम हो चुका है, तो इस साइड में आकर, लीवर्ड साइड में आकर इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, टेम्परेचर जो होगा वो, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसका मॉइस्चर खत्म हो रहा है। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये एयर जो होगी वो नीचे आ रही है तो इस एयर का जो टेम्परेचर होगा वो भी ज़्यादा होगा। फर्दर क्योंकि मॉइस्चर कम है तो ये ड्राई एयर होगी। तो अब ये जो लीवर्ड साइड ड्राई एयर डिसेंड करेगी उसको हम फोन विंड बोलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी भी, जब मैंने लोकल विंड्स का जो पोस्ट करा था उसमें भी मैंने इसका टाइप लिखा हुआ है। तो ये जो फोन विंड होती है ये किस साइड होती है, ये रेन शेडो जोन या फिर लीवर्ड साइड में होती है। रेन शेडो जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस साइड में रेनफॉल हो ही नहीं रही है। जो इसका ऑपोजिट साइड था, जो विंडवर्ड साइड था, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी। जो इसका ऑपोजिट रहा, मतलब कि जो लीवर्ड साइड रहा वहाँ पर रेनफॉल हुई ही नहीं। तो इस ओरोग्राफिक रेनफॉल की जो एग्जांपल है वो क्या है, जो हमारा असम का हिल एरियाज़ है इंडिया में, वहाँ पर क्या होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ऐसे ही जो न्यूजीलैंड का, जो वेस्टर्न न्यूजीलैंड है वो, और वेल्स एंड देन स्कॉटलैंड। देन नेक्स्ट आती है हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये साइक्लोन्स का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा यहाँ पर कवर नहीं करा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करें वो कंप्लीट हम साइक्लोन्स का ही, जिसमें हम टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कवर करेंगे, दोनों के दोनों।